इसके अंदर एक नैरेटिव क्रिएट किया है। इन्होंने बताया है कि उन लोगों ने मुसलमानों को दिया और जम्मू के हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया, और इससे एक साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी वर्सेस हिंदू वर्सेस मुस्लिम एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। आम आदमी से रोजगार छीना जा रहा है, तो बेहतरी जम्मू कश्मीर में क्या है? रोजगार है नहीं, नौकरियां नहीं है, स्कैम हुए हैं और बाहर के लोगों को यहाँ पर नौकरियां दी। जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, इन प्रोजेक्टों को उठाने वाला जम्मू कश्मीर का एक भी नहीं है। ये कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं? ये कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं? दारू इन्होंने बेची, पैसा इन्होंने दिया, लोगों को वोट लिए, लोगों के जज्बात के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। इनको पूछो ना, मार्शल्स ने जो हमारे साथ हरकत की वो पाकिस्तान में देखते थे। यहाँ तो बच्चों को घसीटा, जम्मू में बच्चों को घसीटा, वो तो वेल क्वालिफाइड थे, पीएचडी करके बच्चे सड़कों पे इन्होंने डांगे चलवाई। ये तो शुक्र है इनको इज्जत से घसीटा। आम आदमी पे लाठी बरसे तो उस पर कोई हंगामा नहीं, कोई सवाल नहीं, बस बीजेपी के नेताओं को प्यार से घसीट क्या दिया असेंबली से। तो जमीन से रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपके सवालों का जवाब या जनता के सवालों का जवाब इन लोगों ने दिया। आज भी पूछ लीजिए, आजमा कर देख लीजिए, 29 सीटें मिली है, 29 में से किसी एक को खड़ा करके सवालों के जवाब अगर दे पाया तो महराज से जवाब ले लें। इस बार जो कश्मीर के अंदर असेंबली का सेशन लगा, बड़ा बवाल देखने को मिला। उस बवाल के अंदर ये था कि धारा 370 के हवाले से जो है वो थोड़ा सा एक उनके बीच में मिसकंसेप्शन पैदा हो गई, जो स्पेशल स्टेटस की मांग उठी। अब स्पेशल स्टेटस कितना ज़रूरी है वो आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं, लेकिन आज महराज साहब हमारे साथ यहाँ पे बातचीत में मौजूद हैं। महराज साहब, आपने भी उस स्पेशल स्टेटस का जो है वो समर्थन किया था, लेकिन थोड़ा सा अगर उससे पीछे चले, 5 अगस्त 2019 के वो फैसले की तरफ चले, तो जिस भाजपा ने 370 को तोड़ा, स्टेट को तोड़ा, ये 370 किसी अब्दुल्ला फैमिली ने तो नहीं लाया, ना महबूबा मुफ्ती की फैमिली ने लाया, ये महाराजा साहब ने लाया, और महाराजा साहब के लॉ को, कानून को इन्होंने तोड़ा। अब अगर स्पेशल स्टेटस की मांग उठी है तो इसमें परेशानी किस चीज़ की होनी चाहिए इन लोगों को? देखिए, अगर आप देखेंगे, आपने 19 की बात की, आप 2014 की बात भी कर लीजिए जी, आप बहुत पुरानी पीछे भी चले जाइए। जब कोई चीज़ बनती है तो बेहतरी के लिए बनती है। अगर आज से पहले इस सड़क की खस्ता हालत थी तो उसके बाद जब इस पर काम लगा तो बेहतर बनी। जो पुराने हमारे मकान थे वो अलग थे, जब उसके बाद उस पर काम होता है, रेनोवेशन होता है, रेनोवेट होता है, तो उससे बेहतर होता है। तो अगर इसमें अमेंडमेंट लाई गई या इसमें चेंज लाया गया तो बेहतरी की उम्मीद थी। 2014 में वादा किया गया था, कैजुअल लेबरर्स को परमिनेंट करेंगे, यहाँ के नौजवानों को रोजगार देंगे, करप्शन को खत्म करेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे, मिलिटेंसी को, आतंकवाद को खत्म करेंगे, ये तो बातें बताई गई थी। फिर इन्होंने कहा कि 370 की वजह से यहाँ पे ये सारी चीज़ों में रुकावट हो रही है, लेकिन वो चीज़ खत्म करने के बाद भी यहाँ पर बदला कुछ नहीं। पिछले दिनों जो कांस्टेबल की पोस्ट निकली थी, 5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। तो बदलाव क्या हुआ? इन्होंने सिस्टम को कैसे तब्दील किया? यहाँ पर ज़मीनी सतह पर इन्होंने क्या किया? बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बेवकूफ़ बनाने के लिए, सत्ता को हासिल करने के लिए ये विवादित बयान देते हैं, अलग अलग मुद्दे छेड़ते हैं। जिस तरह से आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुए, कश्मीर की असेंबली पे चुनाव लड़ा गया, वहाँ के हालात की बात वहाँ पर रखी गई और उस पर चुनाव लड़े गए। ये चीज़ें नहीं, काम की राजनीति होनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि हमने इतने साल, 10 साल के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर ये बदलाव किया। यहाँ पर आपने नहीं देखा, यहाँ पे बिजनेस ठप किया जम्मू के अंदर, डायरेक्ट जो है दिल्ली से ट्रेन कश्मीर जाएगी। यहाँ पे आपने नहीं देखा, जो यात्री माता वैष्णो देवी जाता था वो अब डायरेक्ट कटरा जाएगा, कटरा से बाईपास लिफ्ट के जरिए लोगों के उस इलाके को छोड़कर, जहाँ पे लोगों ने होटल बनाए, जहाँ के लोगों का कारोबार है, जहाँ पे बिजनेस है, जहाँ ऑटो हैं, जहाँ रिक्शे हैं, जहाँ घोड़े वाले हैं, जहाँ एक आम आदमी मजदूरी करता था, उसको बाईपास करके वो जो श्राइन बोर्ड की ज़मीन है, वहाँ पर ऑलरेडी होटल बने हैं, उन होटलों के मालिक अलग हैं, एलजे मनोज सिन्हा साहब के नेतृत्व में सारी चीज़ें हो रही, और वहाँ पर एक आम आदमी से रोजगार छीना जा रहा है। तो बेहतरी जम्मू कश्मीर में क्या है? रोजगार है नहीं, नौकरियां नहीं है, स्कैम हुए हैं और बाहर के लोगों को यहाँ पर नौकरियां दी। आईआईटी इन्होंने खोला, आईआईटी के अंदर एडमिशन जम्मू के बच्चों को नहीं है, बाहर के लोगों को उठाकर यहाँ आईआईटी में दाखिला मिला। वहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड में लोकल लोगों को लगाया, बाकी जितना भी स्टाफ है अलग स्टेटों से लेकर आए हैं। लेकिन जब भी इनसे बात करते हैं, ये कहते हैं डेवलपमेंट हो रही है, सड़कें बन रही हैं। सड़कों में ये ठेकेदार है, मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, जाइए पता कर लीजिए, एक क्लास का ठेकेदार जम्मू कश्मीर का है ही नहीं। ये जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, इन प्रोजेक्टों को उठाने वाला जम्मू कश्मीर का एक भी नहीं है। और सबलेट पे काम करने वाले छोटे छोटे आदमी हैं, इनको पैचेस दिए हैं, पैचेस छोटे छोटे 20 फुट के, 50 फीट के, आधा किलोमीटर के, 1 किलोमीटर के। कोई बड़ा लीडर होगा तो 1 किलोमीटर, कोई उससे बड़ा लीडर होगा उसे 2 किलोमीटर का अहाता दिया है। और जो जितने वर्कर हैं उनको सबलेट पे छोटे छोटे मीटर के हिसाब से बांट रहे हैं, और वो उनको पैसा मिल रहा है, वो खुश हो रहे हैं। और इसी काम के लिए जो 100 रुपये का काम है, उसमें इन्होंने पैसा रखा है हज़ारों का। 100 रुपये के काम में ये 4000, 5000, 10,000 निकाल रहे हैं। इनको क्या फर्क पड़ रहा है? एक वो जो सबलेट वाला है वो भी 100 रुपये में 1000 रुपया कमा रहा है, वो उसी में खुश हो रहा है। उसे ये समझ नहीं आ रही कि हम कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। जम्मू कश्मीर, खास करके जम्मू के लोगों से बेहतर क्या हुआ है? बिजनेस यहाँ का ठप है, नौजवान यहाँ का सड़कों पे, कैजुअल लेबरर्स यहाँ का अभी भी चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं वो आज भी जूझ रही हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है वो सड़कों पे दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्या जम्मू के अंदर स्कैम नहीं हुआ बच्चों के साथ? उनके साथ खिलवाड़ नहीं हुआ? क्या जम्मू के इदारों के अंदर बाहर से एम्प्लॉय नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो ये चीज़ें, इनसे सवाल पूछो ना, जिन लोगों को, जम्मू के लोगों ने 29 सीटें दी,
मैं तो बार बार कहता था कि इस बार भाजपा को वोट नहीं देना चाहिए। इन्होंने देश के अंदर एक नैरेटिव क्रिएट किया है। इन्होंने बताया है कि उन लोगों ने मुसलमानों को दिया और जम्मू के हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया, और इससे एक साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी वर्सेस हिंदू वर्सेस मुस्लिम एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। मैं चाहता था कि जम्मू के लोगों ने अपना मुस्तकबिल देखना था। यहाँ से जैसे सतीश कुमार को बनाया, सतीश शर्मा को बनाया, या सुरेंद्र चौधरी को बनाया, वो भी तो हिंदू है। एक डिप्टी सीएम बन गया, दूसरा मंत्री बन गया। लेकिन हिंदू मुस्लिम तो डोडा में भी हुआ। नहीं, वहाँ देखिए आपकी जीत हुई तो जम्मू का रीजन है ना। देखिए जम्मू रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने डोडा की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ जम्मू वर्सेस कश्मीर की बात हो रही है। ये एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। मैं तो जम्मू के लोगों से, मैं तो देख रहा था माहौल, जब इलेक्शन से पहले थे तो लोग इनके खिलाफ थे, लेकिन फिर बाद में क्या माहौल बना, किसी और को चेहरा देना था, किसी और को मौका देना था। जो जिस इलाके का है, हिंदू है, उसे मौका देना था, नए लोगों को लाना था। इंडिपेंडेंट जीत कर आए, दूसरा एक एमएलए बना है, वो भी इंडिपेंडेंट है। यहाँ से ये लोग जीते, ये भी इंडिपेंडेंट मंत्री है, हिंदू है, अच्छा काम कर रहा है, काम करने वाला होना चाहिए। ये तो उठ के आगे 5 दिन उन्होंने हंगामा ही किया, इन्होंने कोई बात रखी। ये तो कहते हैं कैबिनेट मंत्री जो है वो डॉक्टर को कसाई बोलते हैं, उनको अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं? ये कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं? दारू इन्होंने बेची, पैसा इन्होंने दिया, लोगों को वोट लिए, लोगों के जज्बात के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। इनको पूछो ना, कैजुअल लेबरर्स का वादा तो तुमने किया था 2014 में। इन्होंने कहा था साल की 50,000 नौकरियां देंगे, पूछ लो ना इनको। स्मार्ट मीटर इन्होंने लाया नहीं। इन्होंने छोड़ा क्या है जम्मू के अंदर, मुझे बताइए ना। जम्मू को दे क्या रहे? हमारी सरकार ने, उमर साहब की सरकार ने इनको 200 यूनिट की बात की, वहां पर बहस होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा था कि हम सारी नौकरियों को, जो पोस्टें हैं उनको फिल करेंगे, उस पर बहस करनी थी भाजपा को। वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगाए, हंगामा किया, असेंबली भंग करने में लगे। शुक्र है मार्शल्स ने उठा के बाहर फेंक दिया। कुछ मिनटों में बात हुई, महराज को 10 मिनट मौका मिला बात रखने का। हमने जम्मू कश्मीर की बात की, एज रिलैक्सेशन पे बात की, हमने बेरोजगारी की बात की, कैजुअल लेबरर्स की बात करनी थी। इन्होंने तो 29 में से एक आदमी को पकड़ के लाओ, उससे सवाल तो पूछो। इलेक्शन के दिन मोदी जी के नाम पे उठेंगे, ढिंडोरा पीटेंगे, मोदी मोदी, जय श्री राम के नारे लगाएंगे। आज जीत के आए हैं, पूछो कहीं सड़क पे मिलेंगे? देखो किसी दफ्तर के अंदर मिलेंगे? देखो ना कहाँ मिलेंगे। ये मिलेंगे आपको? अरे महराज तब भी जमीन पर था, आज भी जमीन पर हूँ, तब भी लोगों के मुद्दे उठाता था, आज भी। ये तो 29 है, ये तो सूझबूझ वाले लोग हैं। बताओ इनको, नहीं बताओ इनको। इन्होंने कहा कि मार्शल्स ने जो हमारे साथ हरकत की वो पाकिस्तान में देखते थे। यहाँ तो बच्चों को घसीटा, जम्मू में बच्चों को घसीटा, वो तो वेल क्वालिफाइड थे, पीएचडी करके बच्चे सड़कों पे, इन्होंने डांगे चलवाई। ये तो शुक्र है इनको इज्जत से घसीटा। ये कौन सी बात कर रहे हैं? इन्होंने तो इसके दौर में, एलजी के दौर में बच्चों को नहीं घसीटा। वो कौन थे? अरे पढ़ा लिखा तबका सड़कों पे था, वो फिक्र नहीं किया। यहाँ पर हमारी माएँ प्रोटेस्ट करती रही, हमारा नौजवान पंडित लोग प्रोटेस्ट करते रहे। जो कश्मीर के पंडित थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनको भी घसीट कर इन्होंने बाहर निकाल दिया। कैजुअल लेबरर्स प्रोटेस्ट करते रहे, उन पर लाठियां इन्होंने बरसाई। आम आदमी पे लाठी बरसे तो उस पर कोई हंगामा नहीं, कोई सवाल नहीं, बस बीजेपी के नेताओं को प्यार से घसीट क्या दिया असेंबली से, जब उनको पता ही नहीं हमने बात क्या करनी है। तो वैसे लोगों के लिए क्लासरूम नहीं है। अगर बच्चा नालायक होता है तो उसे भी टीचर कहता है कि क्लास से बाहर चले जाओ। उसको जब पढ़ना ही नहीं है, उसको जब पता ही नहीं है, तो वैसे आदमी को रख के क्या करना है? वैसे लोगों को उठाकर बाहर फेंकना ही अच्छा है। इनको बताओ कि आम आदमी के लिए तुमने क्या किया। 10 साल ये लोग रहे, एलजी के दौर में जो हालात रहे, क्या इन्होंने मुंह खोला? आपने देखा? आप तो मीडिया के लोग हैं, आप तो जमीन से रिपोर्टिंग कर रहे थे। आपके सवालों का जवाब या जनता के सवालों का जवाब इन लोगों ने दिया? आज भी पूछ लीजिए, आजमा कर देख लीजिए। 29 सीटें मिली है, 29 में से किसी एक को खड़ा करके सवालों के जवाब अगर दे पाया तो महराज से जवाब ले लेना। ये कहते हैं गवर्नमेंट इनकी है, तो नहीं 10, अभी तो महीना भी नहीं हुआ गवर्नमेंट को। मैं तो वही कह रहा हूँ, नहीं आज से पहले 10 साल किसका था? वो भी हाँ, तो उनसे पूछो ना आज इनको क्या करना चाहिए था। आज उनकी नहीं है, आज तो एलजी उनका है, होम मिनिस्ट्री उनके हाथ में, पूरा तामझाम। अभी तो हमारा वो सिस्टम ही नहीं आया है, हमारे कैरिकुलम, वो जब सारी चीज़ें आएंगी उसके बाद हम बात करेंगे। फिलहाल इनको अब क्या करना है, ये अपोजिशन में, अब अपोजिशन का काम करना है। मैं सिखा रहा हूँ इनको, इनको खुद पता होना चाहिए। अपोजिशन में बैठकर सरकार से काम करवाना है, मुद्दे उठाने। अगर वो कैजुअल लेबरर को परमानेंट नहीं कर पाए, ये करवाएं। इन्होंने क्या किया, मैंने रात को एक चिट्ठी लिखी है, 2 फेजेस में इन्होंने एनएचएम के लोगों को उठाया कोविड के दौरान। जम्मू के अंदर जो फर्स्ट फेज में था उनको वहीं पे रखा, लेकिन कश्मीर डिवीजन के बच्चों को इन्होंने हटा दिया। उसकी चिट्ठी मैंने लिखी है उमर साहब को। एनएचएम के लोगों को मौका मिलना चाहिए, उनका एक उसी पे है, फील्ड में वो काम कर रहे हैं, उनको सरकार मौका देनी चाहिए। हमें अपने डॉक्टर्स की कमी है, और वो जो दूसरे डॉक्टर्स हैं उनसे बेहतर वो काम कर रहे हैं और बेहतर इलाज भी कर रहे हैं। इन लोगों ने वो काम किया, एक काम इनको आया था वो इन्होंने किया, बाकी इनको काम बोलो ना करने के लिए। सरकार से पूछने वाले बने, सरकार से काम लेने वाले बने। और आज अगर इनकी सरकार नहीं है, इनको सिर्फ इतना करना है, कैजुअल लेबरर्स को परमानेंट करवाने के लिए बात उठाए, असेंबली में हंगामा करे, मैं उस हंगामे का साथी रहूंगा। लेकिन अगर ये नारे लगाएंगे जय श्री राम के हिंदुओं को खुश करने के लिए, ये तरीका नहीं है। वो हाउस है, वहाँ हाउस से उम्मीदें लोगों के हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों। स्पेशल स्टेटस कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं लगता है ज़रूरी नहीं है? यहाँ पे रेडी वाला भी बिहारी ही चला रहा है। रेडी वाला कोई आम आदमी, अगर रेडी वाला, आप बोले स्पेशल स्टेटस, वो तो छोड़ो, यहाँ रेडी से तकलीफ हो रही है, रेडी से। आप सोचो जॉब से कितनी तकलीफ होनी चाहिए। मतलब मेरे घर में मेरी नौकरी है और उस नौकरी को पाने के लिए बाहर से कोई आदमी आ जाए तो कितनी तकलीफ होगी। भाई साहब यहाँ पे रिपोर्टर अगर बाहर के आएंगे आपको तकलीफ होगी।
ये क्या बात कर रहे हो। और रेडी वाले को अगर हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो एक जॉब, अपना हक, और जहां हमारे लाखों बच्चे पढ़े लिखे दर बदर की ठोकरें खा रहे हो, और आप कह रहे हैं स्पेशल स्टेटस कितना जरूरी। और मैं कहता हूं जिन ज़मीनों को हमसे छीना गया है भाजपा के दौर में, चाहे वो जम्मू का हो, कश्मीर का हो, रोशनी एक्ट के तहत जिन ज़मीनों को हमने आबाद किया है उन ज़मीनों की बहाली के लिए भी महराज लड़ेगा। जिन ज़मीनों को हमने, बंजर ज़मीनों को हमने आबाद किया, उसमें उन्होंने छीनने की कोशिश की, और उन ज़मीनों पे बसाने के लिए बाहर के लोगों को फ्री में बांटेंगे। और हमारे पूर्वजों ने उन ज़मीनों को, बंजर ज़मीनों को आबाद किया और उनके कागजात गायब किए, और उसे बोलते हैं ये स्टेट लैंड है। अरे उन स्टेट लैंड को क्या, इन पहाड़ों को हमने यहाँ पर बसेरा डाल के इन पहाड़ों की हिफाजत की है, और आज उन्हीं पहाड़ों को, उन्हीं बंजर ज़मीनों को जहाँ हमने आबाद किया उसमें ये अपना अधिकार जड़ा रहे। हम लोग कहाँ जाएंगे। उन ज़मीनों को भी वापस अधिकार में लाने के लिए, उन लोगों को उनका अधिकार देने के लिए महराज लड़ेगा। और आप देखेंगे जब असेंबली का सेशन चलेगा, पूरी ताकत से जो ज़मीन पे मुद्दे होंगे वो ऐवान में उठेंगे। चिनाब रीजन के लिए आप क्या करेंगे? एमएलए डोडा है, डोडा में काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स के हवाले से हो, सड़कों के से। देखिए ये हर जगह, दिल्ली को छोड़ के, पंजाब को छोड़ के हर जगह, दिल्ली के अंदर हमने बेहतर हॉस्टल बनाए, बेहतर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, करप्शन पर रोक लगा दी। उसके अलावा आप देखेंगे जम्मू के अंदर भी प्राइवेट जो है प्रैक्टिस बहुत हो रही है। गवर्नमेंट हॉस्टल में आपको उतना इलाज, बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर भी बहुत चीज़ों की कमी है। बिजली का निज़ाम, आप बिजली की महंगाई देख लीजिए, कितना पहले क्या था आज क्या है, और बिजली की खपत क्या है। आप देखेंगे हमारे इतने पावर प्रोजेक्ट हैं, फिर भी 200 यूनिट फ्री देने की बात हुई है, उसको इंप्लीमेंट कराएंगे। और मैंने कहा था उस टाइम भी कि हमें अधिकार है, हमें तो पूरी बिजली फ्री होनी चाहिए। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट फ्री है। अरे दिल्ली तो अपनी पैदावार कर ही नहीं रहा है, हमारी तो अपनी पैदावार है, हमारा अपना वसाइल है, हमें तो सारी की सारी फ्री होनी चाहिए। अभी हमने असेंबली में ये बात रखी थी। उम्मीद है मुझे, अगर 200 यूनिट हुई है तो आने वाले कल में ये हमारा हक है, और इस हक से हमें कोई नहीं छीन सकता है। वक्त आएगा और बड़े पैमाने पर